मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी, चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। मिठू तोता और
कानू चिड़िया सुबह से बैठे हुए थे। तोते भैया अब चलें, ये किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान की मकई खा सकते हैं। कानू चिड़िया, लेकिन वो कालू कौवा कैसे हर रोज किसान की मकई ले जाता है? वो कल भी मेरे सामने किसान की मकई खा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि किसान के खेत से लाया हूँ। वो एक नंबर का चोर है, किसी न किसी तरह वो मकई चोरी करके ले जाता होगा। किसान खेत में काम कर रहा था और चिड़िया और तोता बिना मकई खाए ही जंगल वापस चले जाते हैं। हाँ भी तोते और चिड़िया, बताओ क्या आज तुमने किसान के खेत से मकई खाई है? ना, हम तो सुबह से दोपहर तक पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन वो किसान है कि घर गया ही नहीं और हम थक हार कर बिना मकई खाए ही जंगल लौट आए। मैं तो जा रहा हूँ, पेट भर मकई खाऊंगा भी और अपने साथ भी लेकर आऊंगा। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के खेत में जाकर किसान से कहता है, किसान, तुम्हें तुम्हारी पत्नी घर बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। अच्छा, तो मैं जल्दी से घर जाता हूँ। काफी शुक्रिया जो तुमने मुझे बता दिया। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा मजे मजे से किसान के खेत से मकई खाने लगता है। नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। क्या मेहमान नहीं आए थे? तो फिर उस काले कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौवा झूठा है, मैंने तो उसे नहीं भेजा। कौवा पेट भरकर मकई खाता है और कुछ मकई अपने साथ लेकर वापस जंगल लौट जाता है। कौवे कौवे, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। ना, मैं तो मकई का भुट्टा किसी को नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं। कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन कौवा फिर से किसान के खेत में जाता है और किसान से कहता है, किसान, मैं अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारे बेटे को तेज बुखार है, जल्दी से घर जाओ। कौवे की बात सुनकर किसान घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना अपने घर भाग जाता है और कौवा मजे से मकई खाने लगता है। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना तो बाहर खेलने गया हुआ है। क्या मेरा मुन्ना ठीक है? हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब आज फिर उस शरारती कौवे ने मुझसे शरारत की है। उसने मुझसे कहा कि मेरे मुन्ने को बुखार है, मैं जल्दी घर जाऊं। वो कौवा जरूर आपको घर भेजकर खेत से फसल खाता होगा। मैं कल देखूंगा वो कौवा कैसे मुझे उल्लू बनाकर मेरे खेत से मेरी फसल खाता है। कौवा जंगल जाकर बहुत खुश था। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाता है। वाह, मजा ही आ गया, ये मकई तो बहुत स्वादिष्ट है। यार कौवे, थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें भी मकई दे सकता हूँ। मैं भी करूँगा, मैं भी कभी आपके घर का सारा काम करूँगा, मुझे भी मकई दे देना। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। कौवा कबूतर और तोते को अपने घर ले जाता है। तोते, तुम जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो और कबूतर तुम जल्दी से मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम दोनों को मकई दूंगा। फिर कबूतर अपने काम में लग जाता है और तोता कौवे के घर की सफाई सुथराई करने लगता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर देते हैं। कौवे, मैंने काम कर दिया है, अब मुझे मकई दे दो। मैंने भी काम कर लिया है, मुझे भी मकई दो। कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे अपना काम करवाया और अब हमें भूखे ही भेज रहे हो। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को पागल बनाने के लिए किसान के खेत में चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान, मैं अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है, शायद उसकी रस्सी टूट गई होगी। मेरी गाय को तो शेर खा जाएगा। कौवे, मैं जल्दी से जाकर अपनी गाय को बचाता हूँ। किसान वहाँ से जाता है, लेकिन आज किसान थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा इसलिए मुझे हर रोज किसी न किसी तरह खेत से खेल देता है। जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है, मुझे किसान की फसल खाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान के पास बंदूक थी। किसान बंदूक चलाता है और गोली सीधी जाकर कौवे की टांग पर लगती है। कौवा बहुत मुश्किल से वहाँ से भागता है और किसी न किसी तरह अपने जंगल वापस पहुँच जाता है। वो अपने घर के बाहर आकर गिर जाता है। हाय, मर गया।
5G बहू। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था। और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चों को लेकर। आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। वो क्या है ना, अमित ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे तो वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा, लगता है नौकरी काफी मुश्किल है अमित की। अरे नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है प्राइवेट नौकरी में इतना काम करना पड़ता है कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा, तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफिस में जाओ, वहां पर अपनी एंट्री डालो, उसके बाद दिन भर सिस्टम पर बैठकर काम करो। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आप अपनी नजर इधर की उधर नहीं कर सकते। उसके बाद दिन भर बॉस की चिक चिक सुनो, वो अलग से। यही सब होता है, मुझे ना सब पता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। थोड़ी देर बाद, अब देखिए सुमित्रा भाभी, इतने दिनों के बाद आई हैं आप, खाना खाकर ही जाना, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे बुआ जी, खाने में क्या बनाया है? वो क्या है ना बेटा, आज तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना नहीं आता। सोचा जब अमित आएगा तो उसी को बोल दूंगी। अरे मुझे आता है ना, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी, सब पता है मुझे। क्या बात है बहू, क्या घर में भी खाना रोज बाहर से ऑर्डर करती हो? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना सब पता है। कोई बात नहीं अमृता, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे क्या बात है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई ऑफर नहीं चल रहा है, वरना काफी पैसे बच जाते। कैसी बात करते हैं अमित, मैं कह रही हूँ ना मुझे सब पता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी वाला मालूम है, जहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो उस पर 50-70% ऑफर मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता, हमारी बहू को पता होता है। एक काम कर, तू उसी को ऑर्डर करने दे। क्या बात है अमृता बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ जानती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो, बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बहू, सब कुछ जानती है। क्या बात है, बहू के आने के बाद तो औरतें दुखी हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, हमारे साथ बैठेगी, बातें करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी अमृता को बाहर बुलाती हैं और उसके बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या बताऊं, कुछ दिनों से घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। आंटी जी, आप योगा करिए, योगा और साथ में ना काले तिल खाया करिए, आपके घुटनों का दर्द भाग जाएगा। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बेटा? अरे मेरे भी घुटनों में दर्द होने लगा था, मैंने योगा किया और काले तिल के साथ गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाए, एकदम ठीक हो गए हैं मेरे पैर। अमृता, ये तुम क्या कह रही हो, इतनी कम उम्र में तुम्हारे। चाइनीज बहू।
चाइनीज बहू हमारी याद तो है ना आपको? भूले तो नहीं ना? हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंक ही मचा रखा है। अरे क्या हो गया, क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है, अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में दोबारा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे, सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगाकर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोले तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। हाँ, बहन है ना तो उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहते। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं, मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही है आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत महान। वैसे भी लड़के की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसे ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहाँ जाकर बहू का भाई कहता है, मेरे बहन आ गए, मेरे बहन आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो बहन नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है। अब मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुँच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है, वो तो अंदर गई है तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहा है, तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का, उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। क्यों आप अभी तक तैयार नहीं हुए? और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देते। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो, जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। और सांगसू अंदर खाना।
मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया। A is for apple, apple.
apple. B is for ball. Ball. C is for cat. Cat. D is for doll. Doll. E is for elephant. Elephant. F is for frog. Frog. G is for goat. Goat. H is for hand. Hand. I is for igloo. Igloo. J is for jump. Jump. K is for kangaroo. Kangaroo. L is for lion. Lion. M is for mat. Mat. N is for net. Net. O is for orange. Orange. P is for pet. Pet. Q is for queen. Queen. R is for rabbit. Rabbit. S is for sun. Sun. T is for toe. Toe. U is for umbrella. Umbrella. V is for violin. The violin. W is for watch. Watch. X is for xylophone. The xylophone. Y is for yellow. Yellow. Z is for zebra. The zebra. एक बार एक घने पेड़ में कोयल, गौरैया और मक्खी आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते ही पेड़ में एक घोंसला बनाने लगे। एक जंगली हाथी हर रोज किसी न किसी पेड़ की टहनी तोड़ा करता था। एक दिन जंगली हाथी ने फिर एक पेड़ की टहनी तोड़ दी, जिसमें गौरैया और कोयल का बना हुआ घोंसला और उसमें रखे हुए अंडे भी टूट गए। गौरैया और कोयल जोर जोर से रोने लगी। तभी मक्खी बोली, अरे तुम रोना बंद करो, मैं कबीरा भाई को बुला लाती हूँ, वो सबकी मदद करते हैं। इतना कहकर मक्खी कबीरा को बुलाने चली जाती है और कबीरा को सारी बात बताने लगती है। एक जंगली हाथी ने गौरैया और कोयल के अंडे तोड़ दिए और हमारा बना हुआ घर भी तोड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? कितनी मेहनत से हमने घोंसला बनाया था, वो भी उस जंगली हाथी ने तोड़ दिया। कबीरा और मोमो ने मक्खी की सारी बात सुनी और उसके साथ चल दिए। जंगली हाथी को सबक सिखाने के लिए कबीरा ने प्लान बनाया और बोला, दिन के समय हाथी तालाब किनारे जाए तो बताना। हाथी तालाब किनारे पहुंच ही रहा था, तभी कबीरा और मोमो ने जंगली हाथी पर एक बड़ा जाल फेंका और उसे बांध दिया। जंगली हाथी जोर जोर से आवाजें करने लगा और सभी से अपनी गलती की माफी मांगने लगा। मैं किसी भी पेड़ की टहनी नहीं तोड़ूंगा और ना किसी पक्षी को परेशान करूंगा। कबीरा ने हाथी को जाल से बाहर निकाल दिया। सभी ने कबीरा का धन्यवाद किया और हंसी खुशी रहने के लिए घोंसला बनाने लगे। जा पाती, लेकिन मैं लंगड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, क्या आपको भी बेर खाने हैं? हाँ मम्मा, मेरा दिल तो बहुत है, मगर मैं लंगड़ी हूँ। मेरी बेटी लंगड़ी है तो क्या हुआ, उसकी माँ तो स्वस्थ है। चलो आज मैं आपको बेरी के पेड़ पर ले जाती हूँ। आप भी जग्गू कुक्कू की तरह डाल पर बैठकर खूब बेर खाना। अब जल्दी चलो। फिर एक टोकरी में गुड़िया को बिठाकर मम्मा चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती है। खट्टा मीठा बेर है, दिल कर रहा है इसकी गुठली भी खा जाऊं। नहीं जग्गू, गुठली नहीं खाना, बेर बहुत है, तुम बेर को ही खाओ। मैं तो कुछ बेर अपने घर भी लेकर जाऊंगा। कोको दोस्त, वो देखें, आपकी मम्मा भी इसी तरफ आ रही है, शायद उन्हें भी खट्टे मीठे बेर खाने होंगे। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ पेड़ पर बैठ जाती है। गुड़िया तो कई महीनों के बाद घर से बाहर आई थी, वो बहुत खुश होती है। यहाँ कितना अच्छा लगता है,
खुला आसमान, चारों तरफ पेड़ पौधे और ताजी ताजी हवा। लो गुड़िया बहन, ये बेर खाओ, ये और भी मजेदार है। ऐसे वो तीनों गुड़िया को बेर तोड़ तोड़ कर खिलाते हैं। दूर छिपी हुई बुरी चील उन पर नजर रखे हुई थी। अरे वाह, एक साथ 4-4 शिकार है, किसी एक का खात्मा तो हो ही जाएगा। बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वो बुरी चील धीरे धीरे बेरी के पेड़ तक पहुंच जाती है और एकदम से उन्हें घेर लेती। जग्गू और कुकू तो डर के मारे मम्मा चिड़िया के पीछे छुप जाते हैं। सब ऐसे ही खड़े रहो, अगर एक भी भागा तो कच्चा चबा जाऊंगी। बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। नाना चील जी, हमें जाने दे, हमारी जान बख्श दे, छोटे बच्चों पर रहम करें। नाना चिड़िया, किसी एक को तो अपना शिकार बनाकर ही खाऊंगी। चील उनके सामने बैठी थी। तभी धीरे से जग्गू कौवा कुकू के कान में बोलता है, कुकू दोस्त, इस चील को गुड़िया को सौंप देते हैं। वैसे भी गुड़िया लंगड़ी है, ये जी कर क्या करेगी, कम से कम हम तीनों की तो जान बचेगी। जग्गू की ये बात सुनकर कुकू तुरंत अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, गुड़िया को यहीं छोड़ दो और चलो यहाँ से, हम अपनी जान बचाते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है, मेरा काम इस लंगड़ी चिड़िया से ही चल जाएगा, तुम सब चले जाओ। चील ने इतना कहा ही था कि तभी रानो चिड़िया जोर से चील को धक्का मारती है और पेड़ से नीचे गिरा देती। जग्गू कुकू, गुड़िया को साथ लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इस चील को आपके पीछे नहीं आने दूंगी। बेटा जल्दी से भागो यहाँ से। इतना कहकर रानो चील पर हमला कर देती है और जग्गू और कुकू टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और चील में काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में चील रानो को जान से मार देती है। मरगी, छोटी चिड़िया मरगी, मुझसे लड़ने चली थी, अब तेरा मांस में मजे से खाऊंगी। कुकू भाई, मम्मा अभी तक घर नहीं आई। मम्मा को चील ने मार दिया है, वरना वो अब तक आ जाती। क्या जरूरत थी मम्मा को वहाँ ले जाने की। भाई, अगर हम वहाँ न होते तो वो बुरी चील आपको खा जाती। आप ऐसा क्यों बोलते हो। नहीं, हम चील के हाथ कभी ना आते, वो तो तुम साथ में थी, इसलिए मम्मा ने चील से लड़ाई करने की सोची। तुम लंगड़ी थी ना, माँ को तेरी वजह से मरना पड़ा, अब तू ही माँ की हत्यारन है, समझी। ऐसे कुकू तो गुड़िया को ही दोषी ठहराता है। अब गुड़िया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कुकू सारे दिन बाहर घूमता फिरता, वो लंगड़ी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, चाहे वो भूखी हो या फिर प्यासी हो। भाई, सुबह से रात हो गई है, आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए। जंगल में भोजन की कमी हो गई है, अपना पेट भरना ही बड़ा मुश्किल है, ऐसे में तेरे लिए दाना कहाँ से लाता। ऐसा बोलकर कुकू तो सो जाता है। गुड़िया को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि वो तो कई दिनों से भूखी थी। मम्मा मम्मा, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती। अब तो मुझे भी भूखा सोना पड़ता है, मैं क्या। अरे योगिता, कितना शर्माओगी यार, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है मैंने सिर्फ। तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सब शादी से पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, और वैसे भी हम पब्लिक प्लेस में हैं। तुमसे कब से कह रही हूँ कि हमें अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। अरे बाबा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है यार, अब तो बस तुम्हारी बारी है। तुम सच कह रहे हो? आई लव यू आरव, मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। योगिता आरव एक दूसरे के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। योगिता थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए आज तक उसने कभी भी आरव को ठीक से गले तक नहीं लगाया। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही समय में उनकी शादी हो जाती है। आरव, तेरी चॉइस तो बढ़िया है यार, अगर मैं भी तेरी जगह होता ना, तेरी जैसे जवान होता, तो बिल्कुल योगिता बहू जैसी लड़की नहीं शादी करता। अरे जैसे ही क्यों, मैं तो योगिता से ही शादी कर लेता। अपने गृह प्रवेश पर अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर योगिता को काफी अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आरव और योगिता अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। और आज योगिता का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। योगिता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी योगिता की नंद प्रिया उसके कमरे में आती है। ओ भाभी, इस रेड साड़ी में तो काफी सुंदर लग रही हो। आपको पता है ना कि भैया का फेवरेट कलर रेड है। कहीं वो आपको इस साड़ी में देखकर दोबारा से सुहागरात मनाने के मूड में ना आ जाए। वैसे कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? प्रिया, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई सहेली तो नहीं। भाभी,
ये तो बस नॉर्मल है। बताइए ना, क्या क्या किया आपने रात में? आने वाले कुछ समय में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप क्या अपनी नंद को टिप्स नहीं देंगी? भगवान, ये कैसी ठरकी नंद मिली है मुझे। भला अपनी भाभी से कोई इस तरह बेशर्मी से बात करता है क्या? दरअसल योगिता के ससुराल वाले थोड़े आजाद ख्याल वाले होते हैं, या यूं कहें कि थोड़े ठरकी किस्म के लोग होते हैं। घर में बहू आ जाने के बावजूद भी उन लोगों में जरा भी समझ नहीं थी। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी कुछ इसी किस्म के थे। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। घर का सारा काम खत्म करके योगिता अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी योगिता का देवर दिनेश बिना अपनी भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर योगिता अचानक से हिचकिचाते हुए घबरा कर उठती है। अरे दिनेश, तुम ऐसे अचानक कमरे में कैसे चले आए? तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। भाभी, मैं कोई पराया मर्द थोड़ी ना हूँ, आपका देवर हूँ भाई। और देवर तो भाई के समान होता है ना। तो मैं आपसे कहने आया था कि शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप ना उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर दीजिए। अपने ससुराल वालों की ऐसी हरकत योगिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। ऐसे ही एक दिन, योगिता बहू, अब तो तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, तो कब दादा दादी बना रही हो हमें? माँ जी, सामने ससुर जी बैठे हैं और आप उनके सामने ऐसी बातें कर रही हैं। तो क्या हुआ बहू, वैसे भी अमरावती बहू की माँ बनने की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो उन्हें एंजॉय करना है। वैसे तुम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता पाते हो ना। मेरा मतलब तुम्हारे बगल वाला कमरा ही हमारा है। वैसे कल रात तो तुम्हारे कमरे से बहुत आवाजें आ रही थी, हैं? लगता है बहू बेटे में कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर योगिता शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भगवान, ये कैसा ठरकी ससुराल मिला है मुझे। एक से एक ठरकी लोग हैं यहाँ पर। भला बहू से कोई ऐसी बात करता है? कहाँ फंस गई मैं इन लोगों के बीच में। आरव बिजनेस के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता था, जिसके चलते योगिता आरव को इन चीजों के बारे में बता नहीं पाती थी। अरे योगिता बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि ये सर पर घूंघट लेकर मत घुमा कर। हम मॉडर्न लोग हैं और हमारे यहाँ घूंघट वाली प्रथा नहीं है। हाँ हाँ, होगी भी क्यों। मॉडर्न के साथ साथ ये लोग ठरकी भी जो हैं। माँ जी, वो मुझे घूंघट में ही सही लगता है। बिना घूंघट के मुझे काफी अजीब लगेगा। एक बार तू ये घूंघट हटा कर तो देख, बहुत सुंदर लगेगा। अमरावती अपनी बेटी प्रिया के साथ योगिता को जबरदस्ती कमरे में ले जाती है और उसे साड़ी के बजाय एक वन पीस पहना देती है। वाह भाभी, आप कितनी हॉट लग रही हो। माँ जी, प्रिया, मुझे तुम उसी तरह तोते के रूप में भटको। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम जाओ यहाँ से और अब से ऐसे ही घूमो। अब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को दर्द देने में कैसा महसूस होता है। इसके बाद वह राक्षस वहां से उड़ जाता है। मर्चू और उसकी पत्नी सीता दोनों खुश हो जाते हैं। मर्चू पहले की तरह काम करने लगता है। वह और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मर्चू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मर्चू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मर्चू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मर्चू की पत्नी सीता ने कहा, जी, सामान ले आए आप? हाँ जी,
सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास जितने पैसे थे मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता, मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है, इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू बेटी से रिश्ता। कहानी मयंक और विभा की है। मयंक एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन विभा की जाति का ना होने के कारण विभा के माता पिता शादी के लिए नहीं मानते हैं। पर जब दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो क्या है विभा, 6 साल हो गया है शादी को, लेकिन एक दिन नहीं गया कि तुम माँ पापा को याद कर परेशान नहीं होती। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि तुम सब भूल जाओ। कोई नहीं भूल पाता है मयंक। माँ पापा को कोई कैसे भूल सकता है? तभी सास का फोन आता है। मान लो विभा से बात कर लो, आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा विभा, मैं आ जाऊं? हम दोनों चलेंगे तेरे माँ पापा के पास। बोलो। ना माँ जी, वो आप लोगों को कुछ बोलेंगे तो मुझे और भी बुरा लगेगा। आखिर आप भी मेरी माँ ही तो है। सुन लेंगे ना यार, कोई बात नहीं, बोलेंगे ही ना। चलो माँ, मैं फोन रख रहा हूँ। वो क्या है ना, आज विभा को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। बहुत दिनों से इसके सर पर लगातार दर्द हो रहा है। अरे हाँ हाँ, ले जा बेटा, सर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे भी ना बहुत सोचती बहुत। मयंक माँ का फोन रख देता है और दोनों कार से अस्पताल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग अस्पताल जाते हैं, विभा को स्ट्रेचर में नर्स उसकी माँ को लेकर जा रही दिखती है। मयंक, माँ, मयंक वो मेरी माँ है। इतने सालों बाद दिखी भी तो इस हाल में मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे रुको, कहीं वो लोग तुम्हें देखकर और परेशान ना हो जाए, या फिर तुम्हें कुछ बोल ना दे विभा, तुम फिर परेशान हो जाओगी। मयंक, कैसी बात कर रहे हो? वो माँ है मेरी। विभा पास खड़े अपने चाचा चाची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वाह, तेरे जैसी बेटी जिसकी हो वो तो मर ही जाए तो अच्छा है। वैसे पार्क में पैर फिसलाए तेरी माँ का, रीढ़ की हड्डी टूटी है। रिद्धि को चाची की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। शायद वो सुन ही नहीं रही थी कि चाची क्या कह रही थी। वो सीधे माँ के कमरे में जाती है। कौन है आप? ये मेरी माँ है, मेरा नाम रिद्धि। रिद्धि नाम है ना आपका? दर्द में भी ये आपका ही नाम ले रही थी। हाँ, ये सुनते ही रिद्धि का कलेजा मुंह में आ जाता है।
ये वही माँ है जिसने कड़े शब्दों में ये कह दिया था कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म। फिर रिद्धि का पति मयंक भी वहाँ आ जाता है। सामने खड़े होते हैं रिद्धि के पिता। पापा, क्या हुआ माँ को? वो पार्क में गिर पड़ी, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। रिद्धि पिता की तरफ देखती है, लेकिन पिता मुंह फेर लेते हैं। पता है मयंक, माँ दर्द में मेरा नाम ले रही थी। मेरी माँ मुझे याद कर रही थी मयंक। मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, देख लेना। हाँ रिद्धि, हम मिलकर माँ का ख्याल रखेंगे, उन्हें फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन भैया कहाँ है? रिद्धि पिता के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पापा, भैया कहाँ है? वो अमेरिका में है, वो नहीं आ पाएगा। रिद्धि फिर माँ की ओर ध्यान कर लेती है। उस पूरी रात रिद्धि माँ को देखती खड़ी रहती है। पिता मन ही मन सोचते हैं, जब इतना ही प्यार था तो क्यों चली गई किसी एक अजनबी के लिए हम सभी को छोड़कर। तभी डॉक्टर कहते हैं, आपकी वाइफ को होश आ गया है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी नहीं, वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रही है। रिद्धि बेटा, तुम अंदर चली जाओ। माँ रिद्धि को देखकर रोने लगती है। बेटा, माँ के गले लग जा। मैंने तो सोचा था तेरा चेहरा देखे बिना ही मर जाऊंगी। ऐसे कैसे? भला मैं अपनी माँ को कुछ कैसे होने दे सकती हूँ? माँ उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती। देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। रुको माँ, मैं हूँ ना, मैं पिलाती हूँ पानी अपनी माँ को। कोई और नहीं आया? तेरे चाची चाचा आए थे माँ, पर शायद मुझे देखकर चले गए। जाने थे, इस वक्त भी पुरानी रंजिश देख रहे हैं। और रंजिश भी कैसी? माँ अपनी बेटी से नाराज ही तो थी। रिद्धि अब पूरे समय माँ के साथ रहती है। उनके हर काम को करने में उनका सहारा बनती है। फिर एक रोज, आज आपको चलने की कोशिश करनी थी, लेकिन हमारे फिजियो के डॉक्टर नहीं आए जो आपको पकड़कर चलाते। तो फिर आज डॉक्टर साहब, मैं हूँ ना, मैं माँ को चलने में मदद करूँगी। रिद्धि माँ को चलाती फिराती, उनके खाने पीने का ख्याल। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ आदि शक्ति राजा हिमालय और रानी मैनावती के घर माँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। माता आदि शक्ति के इस जन्म का एकमात्र उद्देश्य था महादेव से विवाह, जिसके लिए माँ पार्वती घोर तपस्या में लीन हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। हे ब्रह्मदेव, मुझसे तो अब माता की ऐसी दशा देखी नहीं जाती। महादेव तो गहन समाधि में लीन है। कदाचित ऐसा प्रतीत होता है कि उनको तो माता पार्वती के इस कठोर तप का कोई भान ही नहीं है। हाँ ब्रह्मदेव, यदि महादेव ऐसे ही समाधिस्थ रहे और माता पार्वती को उनकी तपस्या का फल नहीं दिया, तो इस संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त कराना असंभव हो जाएगा। अब महादेव को अपनी समाधि से जागृत करने का श्री हरि विष्णु के पास अवश्य ही कोई मार्ग होगा। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, आप तो भली भांति। गांव की चिठानी। शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी, लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाती हुई कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके
राम भाई। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती है। अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने लगती है। वो इतनी में तुम्हें कहा, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। ये लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति को देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा। अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम भी कर जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाजत दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली, और दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ना चाहिए और गाँव में रहती है। लेकिन दोनों है बहुत खुश। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। आप पर तो हम आके मुझे तो भरोसा कर सकते हैं। अब आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति को आवाज आई, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास आती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। सुना जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बर्तन छोटी बहू धो लेती। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा का आवाज लगाती है, छोटी बहू, और छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तो कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है, कुछ नहीं माँ, फोन कर अपने घर पर बात करें। अरे बाद में बात करें अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाती है, उनसे पानी प्यास देती है, मन में लग रहा है, महारानी वहाँ बैठी थी, ये नहीं कि बर्तन धो ले, मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीटकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू, जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा, तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़ जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई।